एक पर्सन जिसके लिए आप एवरीथिंग थे एक वक्त पे, आज आप नथिंग बन जाओ, वो डाइजेस्ट कर पाना ब्रेकअप से भी मुश्किल होता है। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई जो मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लगती है। अगर एक आदमी ने मल्टीपल वुमेन्स को डेट कर रहा है एट अ टाइम, तुम्हें पता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर आदमी है, क्योंकि जो रियल मैन होगा ना। चीटिंग इतनी कॉमन चीज हो चुकी है आज के वक्त में, वो फीलिंग उस वक्त पे आई गेस बेरेबल भी नहीं होती होगी एक इंसान के लिए। वो पेनफुल है कि जो मोमेंट, जो पल वो मेरे साथ जिस तरह से बिताता था, वो बिल्कुल उसी तरीके से अब वो किसी और के साथ रहेगा। पेरेंट्स की एडवाइस भी आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा उनके माइंड पे इफेक्ट डाल रही है। एक आदमी अपने माँ बाप का सगा नहीं है तो वो आदमी कभी भी आपका सगा होगा ही नहीं। खुद से ज्यादा बढ़कर भरोसा कर रहे हो और आप उसी को दर्द दो, उसी को चीट कर, दिस इज द वर्स्ट पेन यू कैन गिव टू समवन। वो 100% दूसरी औरत के पास जाएगा। मेरे को नहीं Ask लगता them. साक्षी, यहाँ पे आई हैव टू डिसएग्री। हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोगों के इतने सारे डीएम्स, कमेंट्स, मैसेजेस और ईमेल्स के बाद फाइनली हम ले आए हमारा एक और एपिसोड विद नन अदर देन साक्षी भोगल। तो आज फिर एक बार हम बात करेंगे अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, हार्ट ब्रेक्स, फीलिंग्स, इमोशंस और बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोग शायद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में फील करते हो, जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर फील करी होंगी। आज का ये पॉडकास्ट नो डाउट बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होने वाला है। तो चलो बिना और टाइम लगाए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय साक्षी, वेलकम टू द नमित शो। वंस अगेन वेलकम टू द नमित शो। हेलो नमित, थैंक यू सो मच। यार ये क्या है, मतलब बार बार बुलाए जा रहे हो। किस्मत देख रहे हो क्या गजब की चमक रही है। सेकंड वाला पता है ना कितना हिट गया था? भयंकर लोगों ने इतना पसंद करा, इतने सारे उसके क्लिप्स बने हैं, मतलब अमेजिंग पॉडकास्ट। एंड यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, एंड क्यों मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने सबसे ज्यादा रिलेट किया? इट वाज जस्ट अ रियल कॉन्वर्सेशन। कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई आंसर्स नहीं, कुछ भी कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ एक रियल कॉन्वर्सेशन जो लोगों को इतनी अच्छी लगी कि मेरे पास, मैं बता नहीं सकता कितने मेल्स, कितने डीएम्स, कितने कमेंट्स आए फॉर अनदर एपिसोड विद वन एंड ओनली साक्षी भोगल। मेरे पास खुद इतने सारे लोगों के मैसेज आए कि यार वंस मोर। उसमें ना मतलब दिल की बात निकली, दिल तक गई। यस, बिल्कुल ये कहेंगे कि दिल से बात निकली और सही इंसान के दिल तक गई। एंड दिस इज व्हाट आई गेस एक्चुअली मैटर्स। यस, दिस मैटर्स द मोस्ट कि यार आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो ऑडियंस समझ पा रही है और सही तरह से ऑडियंस तक वो बात पहुंच रही है। लोगों ने रिलेट किया अपनी तकलीफों से, अपने दर्द से, अपने एक्सपीरियंसेस से। सबने बोला मेरे साथ भी हुआ है। तो इसीलिए फाइनली फिर हम कर रहे हैं 2025 का ये फर्स्ट शूट, दैट इज़ विद यू। और मैंने सोच के रखा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली 2025 का जो फर्स्ट शूट मैं कर रहा हूँ दैट विल बी विद यू, एंड वी आर डूइंग इट टुडे, दैट इज़ 10th of January 2025। बहुत जल्दी ये पॉडकास्ट रिलीज़ भी हो जाएगा। विल ट्राई माई बेस्ट। और साक्षी, फिर से एक बार आज हम बिल्कुल बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, किस तरह से लोगों ने आजकल, कुछ लोगों ने कहूँगा आजकल फीलिंग्स का मजाक भी बना दिया है। कुछ लोग फीलिंग्स को सीरियसली भी लेते हैं, रिलेशनशिप्स को, प्यार को लोग सीरियस भी लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक खेल बन के रह चुका है। बिल्कुल। तो साक्षी, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करूँगा एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड अपॉन चीज़ के बारे में, जो भी रिसेंटली लोग बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ युजवेंद्र चहल के डिवोर्स की बातचीत जो इस वक्त बाहर आ रही है। डेफिनेटली कोई कॉन्फर्मेशंस ऐसी नहीं आई हैं, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट लोग स्पेकुलेशंस में हैं कि ऐसा कुछ शायद होने वाला है या हो रहा है। तो एक कपल जो सोशल मीडिया पे इतना अच्छा दिख रहा था, लोग वर सेइंग वाओ दिस इज़ द आइडियल कपल और अमेजिंग लाइफ, दोनों इतने खुश, और अचानक फिर पता चलता है कि यार नाउ दे आर गेटिंग सेपरेटेड, एंड दे आर नॉट द फर्स्ट। इससे पहले कितने और फेमस क्रिएटर्स हैं, कितने फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने फेमस क्रिकेटर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, जिनको देख के लोगों को लगता था वाओ यार ये लोग तो आइडियल कपल हैं, ये तो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं और दे कैन नेवर गेट सेपरेटेड। और फिर उनका सुनने में आया कि यार नाउ दे आर गेटिंग सेपरेटेड, और ये तो कोई पब्लिक फिगर्स, बट
आम आदमियों के लिए तो नॉर्मल लोगों के लिए तो आम सी बात हो गई, आजकल डिवोर्स इतना कॉमन होता जा रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्यों हो रहा है ऐसा? जो कपल इतना खुश दिख रहा था साथ में ऑनलाइन, एकदम से फिर ऐसा कुछ पता चलता है. व्हाट डू यू थिंक? मैं सबसे पहले युजवेंद्र चहल के ऊपर तो नहीं पॉइंट आउट करूंगी उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी क्या है वो अभी तक पता नहीं है. लेकिन मैं एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस सवाल का जवाब दूं कि क्यों रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि ना लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं. लोगों में इतना सब्र नहीं है कि अगर कोई कलेश मच जाता है तो हम उसके बारे में सोचें और उसको सुलझाएं, पहली बात. दूसरा ये कि लोगों के पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको लगता है कि चलो यहाँ से नहीं बन रही है तो कहीं और से बन जाएगी, अगर इसके साथ नहीं निभ रही है तो किसी और से निभ जाएगी. दूसरा ये. तीसरा ये कि लोग जो है वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए हूँ, मेरी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं के चक्कर के अंदर वो दूसरे के इमोशंस, दूसरों की प्रायोरिटी, दूसरों की फीलिंग्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं. ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है. आप एक रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में ना मैं नहीं होता है, रिलेशनशिप में हम होता है. हम करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम इसको निभाएंगे, हम आगे जाएंगे. मैं आगे जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, नहीं मैं नहीं, वो हम वाली चीज़ है ना, वो मिसिंग हो गई है, इसलिए रिश्ते टूटते जा रहे हैं. एंड डोंट यू थिंक एक ये चीज़ भी बहुत बढ़ती जा रही है कि लोगों ने ना अब इस चीज़ को बहुत ईजी एंड कॉमन समझ लिया कि यार ठीक है, बात नहीं बन रही, चीज़ें नहीं हो रही है, लेट्स गेट सेपरेटेड, लेट्स सेपरेट. ब्रेकअप रिलेशनशिप्स में तो चलो ब्रेकअप इतना आम हो चुका है, उसकी मैं क्या ही बात करूँ, बट मैरिज हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी शायद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है कि यार यहाँ पे शादियाँ जितनी चलती हैं ना, वेस्टर्न कल्चर को देखा जाए वहाँ पे मैरिज कल्चर की ऐसी तैसी हो चुकी है, बिल्कुल भयंकर वहाँ पे ऐसी तैसी हो रखी है मैरिज कल्चर की. बट इंडिया में अभी भी ऐसा माना जाता है कि यार नहीं, अगर नी के 7 फेरे लिए हैं तो अब जीवन की बात है. हम लोग बात करते हैं 7 जन्मों की हमारे कल्चर में कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे सब. और अब धीरे धीरे देखा जा रहा है तो लोगों ने इस चीज़ को भी इतना कैजुअल ले लिया कि ठीक है यार, नहीं वर्कआउट कर रहा, डिवोर्स लो, बात ख़त्म करो, नहीं चल पा रहा, अलग हो जाओ. तो ये इतना ईजी और इतना जिसे कहते हैं ना कैजुअल एटीट्यूड क्यों आ गया शादी जैसी सीरियस चीज़ को लेके? जो मैंने बताया वो रीज़न तो है ही, है ना. उसके अलावा रीज़न ये है कि ना एक तो हमारी फैमिली का देखा, पहले जो हमारी फैमिली हुआ करती थी वो हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहती थी, हर एक चीज़ के अंदर एडवाइसेस देती थी कि नहीं बेटा ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, रिश्ते में वो होना चाहिए. आजकल की फैमिलीज ने भी ना बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्री छोड़ दिया है. पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करते हैं, या बच्चे इतने ज़्यादा ओपन हो गए अपने पेरेंट्स की, वो सब कुछ ही जाके बता देते हैं कि अब पापा पता है मेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है या मेरा नया बॉयफ्रेंड बना है, और वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, वी स्लेप्ट टुगेदर, और ये वो इतना कॉमन हो गया है. पहले आपके ना माता पिता की शर्म होती थी आपकी आंखों में कि यार सुनो बाद में बात करते हो, पापा आ गए, सुनो बाद में बात करते, मम्मी आ गई, मम्मी देख रही हैं, फ़ोन छुपाओ. मतलब वो वाली चीज़ें जो हम लोगों ने देखी थी अपने टाइम पीरियड में. लेकिन अब जो है सिचुएशन वो ऐसी है कि बच्चे ओपनली करते हैं, तो इसलिए उनको पेरेंट्स का डर भी ख़त्म हो गया है. पेरेंट्स इतने ज़्यादा कैजुअल हो गए हैं कि उनको लगता है भाई ज़माना ही ख़राब है तो दूसरे बच्चों को देख के सीखेंगे, तो माहौल ही वैसा हो रहा है. तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो बुद्धि ख़राब करी है वो करी है सोशल मीडिया ने. डिजिटली जो आप ये वीडियोस देखते हो, इतनी सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है नहीं वो रिलेशनशिप के अंदर वैल्यूज़ और सब. दूसरा ये लोग ना ज़बरदस्ती की फेक वो वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी कपल अपने आप को शो कर रहे हैं, अंदर से खोखले हैं, है ना. तो दूसरे लोग देख के इस चीज़ को देख के जलते हैं कि यार वो देखो हनीमून पे गए हैं, वो देखो वापस से एक अब्रॉड ट्रिप पे गए हैं, देखो कितने खुश नज़र आ रहे हैं, देखो उन्होंने एक्सपेंसिव कार बाय करी है, देखो कितने अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं. एक्चुअल में कोई ये देखने जाने वाला नहीं है कि उनकी एक्चुअल में ज़िंदगी में क्या चल रहा है. बाहर से दिख रहा है, बाहर से एक कपल अच्छा दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है, वो ही चीज़ को लेके हर एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से लड़ने लगे. और ऐसा ना अक्सर औरतें करती हैं.
उनकी सहेली अगर घूमने गई है अगर मलेशिया, तो वो अपने पति से जाके लड़ेंगी, तुम क्यों नहीं लेके जा रहे मुझे, तुमने अभी तक मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मुझे कहीं घुमाने लेके जा रहे, उसको देखो वो जा रहे हैं, उसको देखो वो कितनी खुश है, उसको देखो, ये उसको देखो के चक्कर में ना वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की ना बैंड बजा के रख देते हैं। गलत है कंपैरिजन। तो साक्षी, यहाँ आपने बात करी बहुत अच्छी फैमिलीज़ की, कि अब फैमिलीज़ की चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग या जो पेरेंट्स का एक ओपिनियन होता था पहले बच्चों को, जो एक सलाह वो दिया करते थे कि यार अपनी शादी में ऐसे करना है, अपनी शादी में वैसे करना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वो सीख कह लो या पेरेंट्स की वो एडवाइस भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एक उनके माइंड पे इफेक्ट डाल रही है कि वो किस तरह से इजीली लेते हैं डिवोर्सेस या सेपरेशन जैसी चीज़ को, या वो अपनी शादी को मैनेज करने पे ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। पता है पेरेंट्स की जो गाइडेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मैरिज के अंदर। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरी पार्टनर ना बिल्कुल सही थी, हाँ, माना हमारे में कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी, पर शायद ना वो ज़्यादा इंस्टिगेट हो गई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको थोड़ा सा वो कर दिया कि नहीं तू ऐसे मत कर, ये है वो है। या लड़कियाँ कई बार कहती है कि माय हस्बैंड वाज गुड विद मी, कभी कभी हर जगह लड़ाई होती है, बट उसके पेरेंट्स या उसकी मदर ने या उसके फादर ने उसको इंस्टिगेट कर दिया, वो ब्रेन वॉश हो गया, तो हमारी चीज़ें और बिगड़ गई। तो ये बहुत सुनने में आती है बात। पेरेंट्स का मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि शादी ना दो लोगों की नहीं है, दो फैमिलीज़ की है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा, फिर चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहो या वैसे पेरेंट्स के साथ रहो, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा। लेकिन बीइंग अ पेरेंट आपको ना हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी मैरिड लाइफ की मिसाल देनी चाहिए, उनको अच्छी मैरिड लाइफ का ना एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाना चाहिए पहला। दूसरा ये कि उनको समझाना भी चाहिए कि एक्चुअल में एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, क्योंकि जिनकी नई नई शादी हुई है उनको एक्सपीरियंस तो है नहीं कि शादी किस तरह से निभाई जाएगी। ये तो वही लोग सिखाएंगे ना जिन्होंने एक्चुअल में शादी को इतने टाइम तक 30-40 साल जो ऑलरेडी दे चुके हैं। एग्जैक्टली, जिन्होंने अपना टाइम दिया उस मैरिज को, वो लोग सिखाएंगे। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे वो चीज़ बोलूँगी कि जहाँ पे जब लड़कियाँ शादी करके जब दूसरे घर जाती हैं तो अनडाउटेडली एक नई फैमिली में जाना, उसमें एडजस्ट करना बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और मैं इसमें सिर्फ ये एडजस्टमेंट नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक लड़की एडजस्टमेंट करती है, नहीं, एडजस्टमेंट लड़के वाले भी करते हैं। एडजस्टमेंट वो लड़का खुद करता है। नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे अगर हमारे घर में कोई मेहमान रहने आता है सपोज, तो हम उसको 1 दिन झेल लेंगे, 2 दिन झेल लेंगे, 3 दिन झेल लेंगे, या ज़्यादा दिन झेलता नहीं है वो। और सोचो अगर कोई नया इंसान आके आपके घर में परमानेंटली आ जाए, उसके बाद आपको उससे अपना बेड भी शेयर करना पड़ रहा है, अलमीरा शेयर करनी पड़ रही है, रूम शेयर करना पड़ रहा है, अपनी प्राइवेसी उसको शेयर करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद आपको वो खटकेगी वो चीज़। अब यहीं पे ना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे उनको सही चीज़ समझानी चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मदर ने हमेशा ना मुझे शादी को लेके बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जो बीइंग मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने सही बोली हैं वो बहुत सारी बातें। जैसे अगर मैं उनकी एक बात ये बताऊं कि मेरी मदर ने मुझे हमेशा ये बोला कि बेटा ये जो घर है ये तुम्हारा मायका है, ये तुम्हारा मम्मी का घर है, और जिस घर में तुम जा रही हो वहाँ पे वो तुम्हारा पति का घर होगा, ठीक है, वो तुम्हारे हस्बैंड का घर होगा। कभी भी ना ये आ सकती हो तुम हमारे घर में, कभी भी तुम इस घर में लौट के आ सकती हो, हम तुम्हारे आज भी माँ बाप हैं, तुम इस घर में कभी भी आ सकती हो, लेकिन प्लीज लड़के मत आना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तुम घर में एंटर कर रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू हो, वो नहीं हम देख पाएंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आना, कभी भी आना, आधी रात को भी आना, खुश होके आना, एक स्माइल होनी चाहिए तुम्हारे मुंह पे जब तुम अपने बाप के घर पे आ रही हो, जब तुम अपनी माँ के घर पे आ रही हो। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि लड़के मत आना कभी भी। दूसरा उन्होंने ये चीज़ समझाई कि चलो ठीक है, जब आप शादी करते हो, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, हर पति पत्नी में खिटपिट होती है, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप का पार्ट है। झगड़े होंगे, 2 लोग जब साथ में रहेंगे, 2 बर्तन जब साथ में रहेंगे तो बजेंगे, तो लड़ाई कलेश होते ही हैं। लेकिन आपको जितना भी लड़ना है आप लड़ो, पूरे दिन लड़ो, एक दूसरे के बाल नोचो, जैसे करना है करो, लेकिन जब रात को जब सो रहे होगे, जब उस बिस्तर पे आप अपने पति के साथ होगे, उस टाइम पे ना कोई मन में ना कलेश नहीं होना चाहिए, उस पर कोई गुस्सा बैर उस समय पे नहीं होना चाहिए। वो जब
बिस्तर पे जब शेयर करके जब आप सोओगे ना, वहाँ पे अपने पति को हक करके, उसको प्यार करके, उसके साथ जब आप सोओगे ना, वो सुकून भरी नींद वो आपको तभी महसूस होगी। मतलब सोने से पहले अपनी लड़ाई, अपनी सारी की सारी लड़ाई वो ख़त्म कर लो। सोते टाइम मन में कलेश नहीं होना चाहिए, वो प्यार ही होना चाहिए। अगर आप सुबह की लड़के अगर शाम तक अपने पार्टनर को मना लेते हो और प्यार से सो रहे हो, इट मीन्स आपकी शादी बहुत ही अच्छी चल रही है भाई, बहुत ही अच्छी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हर एक रिश्ते में हर एक चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर टाइम मीठा नहीं खा सकते, आपको कभी मिर्च भी खानी होती है, कभी आपको खट्टा भी खाना होता है, आपको सब कुछ खाना होता है। ऐसे ही मैरिड लाइफ के अंदर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्यार भी, गुस्सा भी, कलेश भी, हर एक चीज़, हर एक पहलू, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी पूरी इस मैरिड लाइफ में ये सब कुछ मिर्च मसाला बराबर का चल रहा है, इट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। It's absolutely fine. And it's not only about the married life, it's also about the relationships. जी. यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं कि आपकी शादी हो गई सब तब, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो भी ये जो सेम रूल है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये चीज़ है। और तीसरी मेरी मदर ने, उन्होंने ये बात बताई कि ना देखो क्या होता है नमत, कि ना हर एक घर की कुछ प्राइवेसी होती है, हर एक घर की कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी बात होगी सीधा अपनी मम्मी को फ़ोन करके, मम्मी पता है यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी पता है इन्होंने ये किया, मम्मी पता है इन्होंने ऐसा किया। हर एक चीज़ जाके आप गीत गा देते हो अपने घर में, बहुत ज़्यादा गलत है। एक घर की जो चार दीवारी की जो बातें होती है वो वहीं रहनी चाहिए। और यही बात मेरी मदर ने मुझे समझाई कि ठीक है, शादी करके उस घर में जाओगी, अच्छी बात है, इस घर की बात उधर मत करना और उस घर की बात कभी इधर मत करना। हमें कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि उस घर में क्या हो रहा है और हमारे घर में क्यों क्या हो रहा है, वो भी उधर नहीं जाएगा। ये बात तुमने यहाँ से सुननी है और अपने तक ही रखनी है। तो ये एक बहुत अच्छी सेइंग है। एंड ये कितनी अमेजिंग लर्निंग्स हैं, आई गेस ये कितनी डीप और कितनी जेन्युइनली अमेजिंग लर्निंग्स हैं जो एक मदर दे सकती है अपने डॉटर को, या मैं कहता हूँ एक मदर दे सकती है अपने सन को भी। कि बेटा अपनी लाइफ तुमने ऐसे निकालनी है ना। आई गेस अगर सारे पेरेंट्स इसी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करें ना, तो आधे सेपरेशंस तो वहीं पे ही रुक जाएं। ट्रू, एग्जैक्टली। लेकिन पता है क्या है नमित, कि ना पेरेंट्स जो है ना वो भी, देखो एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बताती हूँ, ऐसा ना जनरली मदर और सन के साथ होता है। हमेशा ऐसा हम देखते हैं कि एक मदर का अटैचमेंट अपने बेटे के साथ सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा ना प्यार भी करती है अपने बेटे को और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी होती है अपने बेटे को लेके। तो जब उसकी शादी हो रही होती है उस टाइम पे ना एक माँ के मन में ना डबल टाइप के, ट्विन टाइप के वो चल रहे होते हैं इमोशंस। एक तरफ उनको खुशी होती है कि बेटे की शादी हो रही है, दूसरा उनको एक डर भी होता है कि बेटा कहीं बीवी के चंगुल में ना फंस जाए और माँ को ना भूल जाए। तो ये डबल चीज़ के जो उनके अंदर जो चीज़ें चल रही होती है, यहाँ पे ना माँ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब उसकी शादी हो रही है, अब वो बच्चा नहीं रहा है, वो बड़ा हो गया है, तो आपको उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी। वो 100% दूसरी औरत के पास जाएगा और वो दूसरी औरत कोई बाहर की औरत नहीं है, वो भी इस घर की बहू है। जितना हक आपका है आपके बेटे पे, उतना ही हक उसका भी है अपने पति पे। वो ऑब्वियसली अपनी पूरी दुनिया छोड़ के वो किसके लिए, किसके भरोसे में आई है, वो अपने पति के भरोसे में तो आई है, अपने पति के प्यार की वजह से तो वो इस घर में है। और वहीं पे अगर पति सोचो अगर सिर्फ एक ही औरत का अगर फेवर लेगा 100%, तो ऐसे के अंदर दूसरी औरत भी तो परेशान होगी ना। यहाँ पे बीइंग अ मैन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझनी चाहिए कि चलो माँ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीवी भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। और अगर बीवी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो माँ भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ये लड़कों को बैलेंस करना चाहिए कि कौन क्या इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ होती है, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशन उसी एक सिंगल आदमी से है। कोई बाहर वाले जाके बाहर किसी को बोलेगा नहीं जाके कि यार तुम आके हमारे घर का मसला सेट करो, कोई नहीं बोलेगा। तो दोनों को ये चीज़ समझिए। और माँ को ना थोड़ा सा एक वो होता है कि बीइंग अ मदर थोड़ा सा ना ढील दो
अपने बेटे को भी और अपनी बहू को भी। ये नहीं कि हर चीज़ के अंदर ओवर रिएक्शन देना, हर चीज़ के अंदर ओवर कंट्रोल रखना कि नहीं ये तो मैं है, घर मेरे हिसाब से चलेगा, बहू मेरे हिसाब से चलेगी या बेटा मेरे, ऐसा नहीं होता यार। जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करो, इतना ओवर कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत नहीं है। और बहू को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई अब तो मेरी शादी होगी तो ये पूरा का पूरा जो लड़का है ये मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं है भाई, उसकी माँ भी तो है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, बहुत बहुत मैटर करती हैं ये सब चीज़ें। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताऊंगी मैं यहाँ पे, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग बताऊंगी। अगर आपको बीइंग अ वुमन, अगर आपको ये चीज़ सच में चेक करनी है कि आदमी है कैसा, वो एक अच्छा इंसान है या नहीं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये देखो कि वो आदमी अपने पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट करता है। आप ये देखो कि वो उसके लिए उसकी माँ क्या वैल्यू रखती है, आप देखो उसके पिताजी उसके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, क्या वो उनकी बातें मानता है या फिर अरे यार दिमाग मत खाओ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, इरिटेट मत करो, या उसका ये रिएक्शन रहता है अपने पेरेंट्स को लेके, या फिर वो बड़े प्यार से उनको मानता है, उनको घुमाने लेके जाता है, उनकी सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है। आपको आदमी की सीरत का वहाँ से पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है। और एक बहुत ही कड़वी बात मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर एक आदमी अपने माँ बाप का सगा नहीं है तो वो आदमी कभी भी जीवन भर आपका सगा होगा ही नहीं। ऐसे आदमी से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, आस्तीन के सांप होते हैं ये। जो माँ बाप का सगा नहीं हुआ ना, वो जिंदगी में किसी का भी सगा नहीं हो सकता। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, इतना घटिया, नीच और गिरा हुआ आदमी है वो। ट्रू, वेरी ट्रू। तो साक्षी, यहाँ हमने बात की शादियों की, यहाँ हमने बात की मैरिजेस की, अब वहाँ से आते हैं थोड़ा रिलेशनशिप्स पे। ऑफ कोर्स वेडिंग इज़ द अपर हैंड देयर, बट उससे पहले एक रिलेशनशिप होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा ना लोग, मैंने देखा है, अगर लाइफ में हर्ट है ना किसी चीज़ से, तो अपने रिलेशनशिप्स में आके लोग बहुत बुरी तरह से हर्ट होते हैं। और ऐसा कहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं और ये एक्सपीरियंस भी करते हैं कि यार सामने वाले का ना मुझे छोड़ के जाना मुझे इतना हर्ट नहीं किया, चलो वो सामने वाला छोड़ के गया वो एक बात है, पर सामने वाला जब एकदम बदल जाता है ना अचानक से, वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। आप ये समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या। एक इंसान जिसके लिए एक वक्त पे मैं प्रायोरिटी था, मैं सब कुछ था उस इंसान का, ही यूज्ड टू बी लाइक यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई एवरीथिंग, और वो अचानक से एक दिन इंसान बदल जाए, फिर वो कहे यार नहीं, अब उसका बिहेवियर आपकी तरफ पे बदल जाए, उसके एक्शंस बदल जाए, रिएक्शन बदल जाए, केयर बदल जाए। एक पर्सन जिसके लिए आप एवरीथिंग थे एक वक्त पे, आज आप नथिंग बन जाओ, वो डाइजेस्ट कर पाना ब्रेकअप से भी मुश्किल होता है। तो क्यों अचानक आजकल लोग ऐसे बदल जाते हैं यार? हमें पता है लोगों का ना एक्चुअल में सबसे बड़ी अगर मैं चीज़ बोलूँ तो लोगों को खुद को नहीं पता कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या ज़िंदगी में। मतलब ये ज़िंदगी में बढ़े जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, अपने डेली का जो भी उनको काम करना है वो करे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कभी भी बैठ के थक के ये चीज़ नहीं सोचते कि भाई मुझे चाहिए क्या, एक्चुअल लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस क्या है। एक लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस ये है कि हमें एक ऐसा इंसान मिले जो हमसे सच में प्यार करता हो, एक ऐसा इंसान मिले जो हमें सच में एक्सेप्टेंस दे, एक ऐसा इंसान मिले जिसके लिए हम वैल्यू करते हैं। कल को अगर मैं मर जाऊं तो उस इंसान को मेरी मौत से फर्क पड़े, वो इंसान मुझे मिस करे। एक ऐसा जो ये पर्सन जो होता है ना, वो कोई 10,000 नहीं घूम रहे होते दुनिया में, वो एक ही होता है। और वो एक अगर किसी को मिल जाता है तो लोग ऐसे हैं कि उनको उसकी कदर नहीं है, उनको वैल्यू नहीं है उस इंसान की। और फिर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि फिर तो मतलब यही हुआ, क्या रिश्ते सिर्फ मतलब के हैं? सामने वाला आपको अपनी प्रायोरिटी बना रहा था, आपको अपना सब कुछ मान रहा था जब तक उसका अपना मतलब था, या तो शायद जिस दिन उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई, मतलब उसका हल हो गया, तो अब आप उसके लिए कुछ भी नहीं रहे। फिर या तो बात यही आ गई कि अब रिश्ते ऐसे ही रह गए। पता है एक ना लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई, वो मैं बताना चाहूँगी, जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत ही ज़्यादा घटिया लगती है। लोगों को ये लगता है जैसे सपोज़ कि अगर मुझे कोई लड़का पसंद है बहुत ज़्यादा,
है ना, इफ़ आई रियली लव हिम अ लॉट, है ना, और अगर मैंने उसको सच में अपना अफेक्शन, प्यार शो किया, ऑब्वियसली जब आप किसी को प्यार करते हो तो आपको उसको सच में प्यार जताना, उसके लिए चीज़ें करना, उसकी केयर करना, उसका ध्यान रखना आपको अच्छा लगता है। आपको खुशी मिलती है कि आप उसका ध्यान रख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, बड़ी खुशी मिलती है। सामने वाला ये सोचता है कि यार ये तो मेरे लिए तो भाई पागल ही हुए जा रही है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गई मेरे पीछे। इसका मतलब यार वो फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, यार इसकी तो औकात ही नहीं, यूं ही होगी है, ज़बरदस्ती इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और ऐसा स्पेसिफिकली आदमियों के साथ होता है, पता है। आदमियों को लगता है कि अगर एक औरत उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो उस औरत को ना फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। या तो उनको लगता है कि भाई मैंने इसको पटाने तक मेरा एक टारगेट था, अब मुझसे पट चुकी है, अब उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, ऐसा आदमी सोचते हैं। या फिर सेकेंडली उनको ये चीज़ लगती है कि यार ये ना यूं ही होगी, मतलब ये नॉट माई टाइप, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए वो इतना दिमाग नहीं चलाते इस चीज़ के अंदर, उनको लगता है कि यार ठीक है यार, जाए आए जाए। तो लोगों को ना ये ऐसी मेंटलिटी इनकी हो गई है कि अगर आपको सच में कोई प्यार करने वाला मिल रहा है तो ना आप उसकी कदर करो। आप बहुत नसीब वाले हो कि आपको एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है जो आपसे सच में प्यार करता है, रेदर देन कि आप ये सोचो कि यार ये टारगेट तो मैंने अचीव कर लिया है, चलो अब नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। क्यों? और ऐसा लड़के करते हैं अक्सर, ऐसा लड़कियां भी आजकल करती हैं, लेकिन लड़के करते हैं ऐसा यार कि यार चलो ये तो पट गई है ना, ये तो मेरा एक परमानेंट फिक्स डिपॉजिट मैंने बना लिया है, अब चलो बाकी और जगह पे मुंह मारते हैं। एंड दिस इज सो रॉन्ग, डोंट यू थिंक? मतलब आज के वक्त में इतनी मतलबी दुनिया है, इतना मतलबी दौर है, और वहाँ पे जहाँ पे लोग लिटरली तरस रहे हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो जेन्युइनली आपकी केयर करे, जेन्युइनली आपको प्यार करे, उस वक्त पे अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो आपको पूरी शिद्दत से प्यार कर रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, और आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी से ही खेल रहे हो फिर तो शायद। एग्जैक्टली लड़कों की लैंग्वेज सुनी है तुमने? यार ये तो मेरी परमानेंट चिक है, चिक चिक साइड चिक, चिक्स इज समथिंग। हाँ, हाउ डेयर यू, व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी इज दिस, चिक? ये तो मेरी परमानेंट चिक है, बाकी मेरी साइड चिक्स हैं, और घर में एक बीवी है। क्या है ये सब? मतलब आप सोचो तो सही यार, आप कर क्या रहे हो? एक ना बहुत अच्छी चीज बताऊंगी मैं तुम्हें, जो रियलिटी है ये, है ना, लाइफ की। जो आदमी जो होता है ना, जो अगर एक आदमी है, अगर एक आदमी ने मल्टीपल वुमेन्स को डेट कर रहा है एट अ टाइम, तुम्हें पता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी है, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर आदमी है। एक ऐसा आदमी है जिसको अपने ईगो को वैलिडेट करने के लिए उसको बहुत सारी औरतें चाहिए जो आके उसको क्या कहते हैं, लल्लो चप्पो करती रहें। हाय तुम कितने हैंडसम हो, हाय तुम कितने सक्सेसफुल हो, हाय तुम कितने पैसे वाले हो, कितने पावरफुल हो, कितने सक्सेसफुल हो। वैलिडेशन चाहिए इतनी सारी औरतों से। इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा इनसिक्योर आदमी हो, इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा घटिया इंसान हो। क्योंकि जो रियल मैन होगा ना, वो उस एक ही औरत के पीछे जाएगा। वो रियल मैन जो होगा वो एक ही औरत को प्यार करेगा और उसको उस एक ही औरत की वैल्यू का एहसास होगा। वो उसको ना एक कॉमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करेगा। वो उसको एक ऐसे नहीं ट्रीट करेगा कि यार ये तो यूं ही है, समथिंग लाइक दैट। वो उस औरत की इज्जत करेगा। एक ट्रू जेंटलमैन की डेफिनेशन बताऊं? एक ट्रू जेंटलमैन वो होता है जो मल्टीपल औरतों पे नहीं, सिर्फ एक औरत के पीछे होता है। जो ट्रू जेंटलमैन जो होता है वो उस औरत को सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी टेक केयर करता है। जैसे सपोज़ कि वो उसके लिए अगर कार का गेट खोल रहा है तो इट मीन्स ये नहीं कि वो दुनिया को शो ऑफ करना चाह रहा है या उसको शो ऑफ करना चाह रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ करी। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो उसकी बातों को ध्यान से इसलिए सुनता है कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, रैदर देन कि उसको सिर्फ एक रिस्पॉन्स देना है कि यार इसने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने इस पर रिप्लाई दिया। नहीं, रिप्लाई देने के लिए उसकी बात नहीं सुनता है, वो उसकी बात को समझने के लिए उसकी बात को सुनता है। एक ऐसा ट्रू जेंटलमैन जो कि उसको ये चीज़ पता है कि यार ये मेरी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरे साथ रहे ना तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर जाऊँगा। एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा सिर्फ
एक ही औरत होती है जो उसको हमेशा सच में मोटिवेट करती है कि यार तुम करो, यार तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आदमी घबरा रहा होता है, यार ये काम कैसे करूँगा, यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, तो वो एक औरत होगी ना, तुम कर लोगे, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे, कोई बात नहीं, मेहनत लगेगी ना, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ, तुम मुझे बताओ क्या काम करना है, मुझे बताओ मैं कोई काम कर दूँ, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर दूँ। तो ये होता है ट्रू बॉन्ड। लेकिन अगर एक आदमी उस टाइम पे अगर बहुत सारी औरतों पे उसका दिमाग है ना, तो ऐसे केस में वो आदमी सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल आदमी है। क्योंकि उसका दिमाग ना कमाने पे और करियर पे नहीं है, उसका दिमाग सिर्फ पटाके सेक्स करने पे है। और ऐसे आदमी कुछ समय तक तो बहुत एंजॉय करते हैं, उसके बाद उनकी बर्बादी तुम सोच भी नहीं सकते ना मैं किस लेवल की होती है। बर्बाद हैं वो, कहते हैं ना कि ऐसी मौत आए जिसके अंदर कीड़े पड़े तुझे, वो असलियत में हो ही जाती है उनकी ऐसे जिंदगी कि कीड़े ही पड़ जाते हैं सच में। इतने लोगों की हाय लेके आप कैसे जी पाओगे यार, इतने लोगों की बद्दुआएं लेके तुम एक औरत के दिल के साथ कितनी बार खेल लोगे, कितनी बार खेल लोगे। ऑब्वियसली तुम्हें प्यारी प्यारी बातें करनी होती लड़की पटाने के लिए सब, या तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इजीली आ जाती हैं, कुछ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिनके लिए मेहनत करनी पड़ती है उनको आप सच में दिल से अटैच करके तो उनके साथ खेल पाते हो। और फिर ऐसी लड़कियों को जब आप चीट करते हो तो उनके मन से क्या आपके लिए क्या निकलेगा यार, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या उनका दिल नहीं रोया होगा? क्या उनका मन उदास नहीं होगा, यार मैंने इसको सच में इतना प्यार किया और इसने मेरे साथ क्या किया, मैं सच में इसको इतना बेहद प्यार करती थी, जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और मुझे लगता था कि ये तो मुझे कभी छोड़ के ही नहीं जा सकता, ये तो मेरा है यार। और वही इंसान आपको मतलब ऐसी कंडीशन में लाके आपको छोड़ दे कि यार आपके पास रिलेशनशिप ख़त्म करने के अलावा कोई चारा ही ना हो, तो आप क्या करोगे? आपका दिल कितना रोएगा, कितनी तकलीफ होएगी। आई गेस ये एक सबसे बुरी चीज़ है अगर आप जो किसी के साथ कर सकते हो कि आप उसी इंसान को दर्द दो जिसे एक वक्त पे आपने इतना प्यार किया है, जो आप पे भरोसा कर रहा है, जो आपको अपना मान रहा है, जो आप पे पूरी दुनिया से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा बढ़कर भरोसा कर रहा है, और आप उसी को दर्द दो, उसी को चीट कर दो। आई गेस दिस इज़ द वर्स्ट पेन यू कैन गिव टू समवन। ट्रू। आपने क्यों उसको अपनी लत लगाई? आपने क्यों उसको इतने प्यार में डाला? आप अगर जैसे थे आप वैसे ही दिखाते ना कि हाँ यार मैं तो हूँ ही हरामखोर, मैं तो हूँ ही ऐसा, दिखाओ ना वैसे जैसे हो। क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को बहुत अच्छा शो करना कि नहीं यार मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और ये लड़कों और लड़कियों के केस में दोनों में कई बार लड़कियों के केस में भी ऐसा हो जाता है, कई बार लड़कों के केस में भी बस ये है कि हाँ कभी ऐसा तुम्हें पता है ना जान मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें पता है ना जान मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, और तुम ये फोन नहीं उठाते तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, तुम कहीं भी जा रहे हो मुझे बता के जाओ, मुझे तकलीफ होती है, हाय तुम्हें कैसे चोट आ गई यार, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब होगी, तुम ये ध्यान क्यों नहीं रखते हो, टाइम पे खाना क्यों नहीं खाती हो, यार क्यों दिखा रहे हो तुम ये सारी की सारी चीजें जब तुम एक्चुअल में मीन नहीं करते। और वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम लाइफ में इन्हीं चीज़ों से तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। मतलब एक इंसान एक वक्त पे जिसके आँख से एक आंसू भी निकलता था ना, तो तुम ऐसे हो जाते थे कि यार तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, और कुछ वक्त के बाद वो इंसान तुम्हारे आगे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है तुमसे कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, और तब तुम्हें उसके उन आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। छोड़ना तो ना मैं बहुत दूर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान किसी को बोल रहा है ना कि यार तुम मत करो बाबा ये सब चीज़ें, मुझे तकलीफ हो रही है, तुम मत करो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, तुम मुझे मत धोखा दो, मेरे को नहीं बर्दाश्त होता ये सब, मत करो मेरे साथ, मेरा दिल तकलीफ में है, तो आपको समझना चाहिए, आपको तभी सुधर जाना चाहिए ना। हम लोग आप ये नहीं कर सकते, समवन जिससे आप ट्रूली प्यार करते हो ना, आप उसको इस हालत में नहीं देख सकते कि वो आपके सामने इतना कमज़ोर हो जाए कि यार सच में। पता है ना मैं बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है कि अगर आप किसी को इतना ज़्यादा प्यार ज़बरदस्ती का शो करके उसको सीरियस करके और फिर आप उसको चीट करते, उसको धोखा देते। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई गेस जो कोई कर सकता है कि मतलब वो इंसान जो शायद पहले प्यार में इतना नहीं मानता था, चीज़ों में इतना नहीं मानता था, पहले तुमने उसको वो नज़ारे दिखाए, वो एक दुनिया दिखाई कि नहीं प्यार होता है, केयर होती है, कंसर्न होता है, ये सब कुछ होता है, आपने उसको इस चीज़ों पे भरोसा दिलाया, और उसके बाद एक दिन कह दिया कि यार नहीं मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी सभी की तरह हूँ, मैंने भी अब छोड़ के ही जाना है, और अब तुम रो गिड़गिड़ाओ जो मर्जी करो, मैं नहीं रुकूंगा।
और आप ये चीज़ सोचो कि उस इंसान पे क्या बीतेगी जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। आजकल ना लोगों की क्या हैबिट हो गई ना, वो बताती हूँ मैं तुम्हें। मतलब लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी से ब्रेकअप करना होगा, कभी भी ना मुंह पे नहीं बोलेंगे कि यार मेरे को ब्रेकअप करना है या मुझसे नहीं चल रहा कि इसको हम ख़त्म करते हैं, कभी मुंह पे नहीं बोलेंगे। वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे कि जहां पे आपके पास कोई चारा ही नहीं होगा रिलेशनशिप एंड करने के अलावा। आप खुद ही उस रिलेशनशिप को एंड कर दोगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम समझाने के बाद भी अगर सामने वाला आपको लग रहा है कि यार कितना समझाऊं यार मैं इसको समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे? आप उसको छोड़ के जाओगे। तो लोग ना आजकल मुंह पे नहीं बोलते हैं कि हमें खत्म करना है, जस्ट टू प्ले सेफ, कि मेरे नाम पे ना आए कि मैंने ब्रेकअप किया है। एग्जैक्टली। और नाम की तो दूर की बात है, वो एक्शन पता है क्यों करते हैं? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार चलो एक बार रह के देखता हूँ, अगर नहीं रह पाई तो वापस चले जाऊंगी, बोल दूंगी यार जाके गलती हो गई यार माफ कर दो, और ये सब है ना, यही तो करना होता है। आपने यही तो बोलना होता है कि यार माफ़ कर दो ये सब। लेकिन आपने ये चीज़ सोची है? पता है मुझे ऐसा लगता है नमित, अगर बाय चांस सपोज कि आप जाके उस इंसान से माफ़ी भी मांग रहे हो और उसको बोल भी रहे हो कि यार बहुत महीने हो गए यार तेरे बिना रह के देख लिया, नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, अगर आपने बोल दिया उसके पास जाके, और उसने अगर आपको, उस लड़की ने या लड़के ने अगर आपको एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, प्यार तो है ना तुमसे, तब भी था आज भी है, रहते हैं चलो साथ में, तो ऐसे केस में फिर क्या वापस आप उसके साथ वही सब चीज़ें करोगे? वापस उसका दिल दुखाओगे, वापस उसको सीरियस करोगे, और लोग करते हैं दिल तोड़ोगे? और लोग पता है ऐसा भी करते हैं कि एक बार ब्रेकअप होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, किसी का भरोसा पूरी तरह से तोड़ देने के बाद चले जाते हैं उनकी ज़िंदगी से, और फिर दोबारा वापस आते हैं, फिर से एंटर करते हैं और दोबारा वही करते हैं। मतलब सामने वाला इंसान जो आपसे इतना प्यार करता है, आप पे इतना भरोसा करता है कि आपने एक बार उसके साथ ये सब कुछ किया था, उसने उस सब को नज़रअंदाज करके फिर आपको अपनी ज़िंदगी में वो लेकर आया, और आपने दूसरी बार भी उसके साथ ये कर दिया। करते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि उनको उस इंसान को ना एक एज अ ऑप्शन की तरह रखना होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक ये चीज़ कहनी है कि अगर आपको सच में रियलाइजेशन है कि नहीं यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उसको सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था या करती थी, तो ही उस केस में आप उस इंसान के पास वापस जाओ, और फिर उसके बाद उसको चीट मत करो, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से और मन्नतों से वो आपको वापस मिला इंसान, तो उसको बड़े प्यार से रखो, उसकी केयर करो, रादर देन कि आप उसको फिर से दोबारा चीट करो किसी और के लिए। एंड आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग ये भी भूल जाते हैं कि यार जो मैं किसी के साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, कल को यही मुड़ के मेरे पास भी वापस आएगा, मेरा कर्म है। मतलब इंसान किसी भी चीज़ से भाग लेगा, अपने कर्मों से बच के कहाँ ही जाएगा। अरे भाई जो प्लेयर होता है ना, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई तुम और मैं तो बड़ी छोटी चीज़ है, जो ऊपर जो बैठा है ना, वो उसकी जो लाठी पड़ती है भाई, उससे खतरनाक लाठी किसी की नहीं है। वो अगर उसने बर्बाद कर दिया, उसने ठान ली ना कि भाई तूने मेरे बच्चे के दिल के साथ खेला है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो भाई आप गए, फिर आप ख़त्म हो। तो मैं यहाँ पे सबको एक ही चीज़ बोलूँ, लोगों को क्या लगता है कि जब किसी का रिलेशनशिप ख़त्म होता है, जब ब्रेकअप होता है, तो लोग ये सोचते हैं उसको ना बद्दुआ देनी चालू कर देते हैं, या उसको ना उसकी मतलब अजीब से चीज़ें करने स्टार्ट कर देते हैं कि सामने वाले को पेन हो, तकलीफ हो या प्रॉब्लम में आए। आप मत करो ये सब, आप कुछ भी मत करो ये सब। अगर आप अपने रिलेशनशिप में सच में ऑनेस्ट थे, अगर आपने सच में उसको दिल से प्यार किया था, आप उसके लिए कुछ मत बोलो, कुछ भी बुरा मत बोलो। आपकी आंखों से आंसू गिरा ना, वो आंसू महादेव ने देखा है, और जब शिवजी वो आंसू देखेंगे तो आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? उनके लिए प्यारा बच्चा कौन है? आप ही हो ना, तो वो वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की है, जिस इंसान ने सच में प्यार किया होता है ना पूरे दिल से, जो इंसान जेन्युइनली इन लव होता है, सामने वाला चाहे उसका दिल दुखा दे, उस पर चीट कर ले, उसके साथ ब्रेकअप कर ले, कुछ भी कर ले, उसको छोड़ के चला जाए, उस इंसान के ना फिर भी मन से कुछ गलत नहीं निकलता यार, वो नहीं निकलता। वो ये नहीं बोल पाता कि यार इसका ना ये हो जाए, वो हो जाए। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा कुछ गलत, या मैं ये नहीं चाहूंगा कि इसके साथ कुछ बुरा हो, चाहे उसके साथ कितना बुरा हुआ होता है, उसके फेस पे कितना बुरा हुआ होता है, पर वो फिर भी
बस ना वो नहीं दर्द बोलना लेके रह चाहिए, जाता। नहीं बोलना चाहिए। आप अगर बोलते हो ना कुछ गलत, कुछ नेगेटिव उस इंसान के लिए, आपको पता है आप अपने ही प्यार की, अपनी फीलिंग्स की इज्जत नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगी, कई लोगों का जब ब्रेकअप होता है तब लोग ना, तुम सुना होगा तुमने भी नमित, लोग बोलते हैं कि यार गलती हो गई यार, मैंने इससे प्यार किया, गलती हो गई मैं रिलेशनशिप में आया, गलती हो गई। नहीं, वो गलती मत बोलो। पता है क्या होता है, जब उस रिलेशनशिप में आप अच्छे थे, आपने प्यार किया, आपने अपना 100% दिया और फिर उसके बाद चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, आपको कभी भी उस चीज़ों के ख़त्म होने का इतना सा भी रिग्रेट नहीं होगा, आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपना 100% दिया, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे। उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो रही है ना, इट मीन्स आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले का लॉस है, फिर सामने वाले का लॉस है ऐसे केस में। और मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी है कि ना, जो सच में जो लोग ईश्वर में बिलीव करते हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा शिव जी में मानती हूँ, मैं उनकी बहुत 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 ही ज़्यादा प्रेयर्स करती हूँ, तो मैंने ये चीज़ अपने साथ हमेशा ये चीज़ नोटिस करी कि जहाँ मैं अच्छी होती हूँ, है ना, और वहाँ पे ना क्या होता है कि खुद शिव जी आके वो मुझे बचा लेते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे सामने कुछ और होती है और हमारे पीठ पीछे कुछ और होती हैं। हमें वो इंसान प्यार दिखाता है कि नहीं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरी जान है, तू मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बाद अगर इस दुनिया मेरे लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मैटर करता है तो वो तू है। और मेरी ही पीठ पीछे वो जाके वो दूसरा, ये तो यूं ही यार फालतू यूं घूमती रहती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं तो यूं मजे ले रहा हूँ उसके। मैंने नहीं सुनी वो बात, उसने सुन ली ना। अगर मैं उस पर सच में विश्वास करती हूँ, अगर मैं उस ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे अपने आप बचा लेंगे, वो मुझे उस गंदगी में से निकाल के बाहर रख देंगे अपने आप। और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार आप ऐसा देखोगे कि यार आप किसी को बहुत दिल से चाह रहे होते हो, बहुत दिल से भगवान से मांगते हो कि भगवान प्लीज़ इसको मेरी ज़िंदगी से मत ले जाना, फिर भी इतना मांगने के बाद भी वो इंसान चला जाता है आपकी ज़िंदगी से, भगवान ले लेते हैं। उस वक्त हमें रियलाइज नहीं होता, आपने ना वो नहीं सुना जो उसने सुना है। अगर आप वो सुन लेते जो उसने सुना है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो इसलिए कहीं ना वो उस वक्त पे हमें प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं भगवान ऊपर से बैठ के, वो आप ही के लिए सोच रहे हैं, बस उस वक्त हमें दिख नहीं रहा होता। हम भगवान से कहते हैं यार कि क्यों इस बंदे को ले लिया मेरी जिंदगी से, सब कुछ तो सही था। उसका सबसे बड़ा प्रूफ बताऊं यहाँ पे, अगर आपके ब्रेकअप के बाद अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे वो आपके सपोज आपके करियर की बात मैं अगर करूं, अगर आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपको बहुत सारे लोग जान रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग प्यार करने वाले मिल रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, इट मीन्स महादेव आपके साथ है, इट मीन्स शिव जी आपके साथ है। आपने कुछ गलत नहीं किया, ईश्वर ने वो सुन लिया जो आप कभी नहीं सुन पाए या आप कभी सुन नहीं पाते, और इसलिए उन्होंने आपका साथ दिया। और जो इंसान जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसे फल की प्राप्ति होती ही होती है, और भाई इसी जन्म में होती है। ये कहने की बातें हैं कि बाग दूसरे जन्म में नहीं, इसी जन्म में होगी, आपको यहीं पे ही चुकता करना पड़ेगा। आप किसी इंसान की आंखों में एक आंसू ला दो, आपको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। और सच्चे इंसान की आंखों में लाने के बाद तो जरूर, बिल्कुल, जिसका दिल सच्चा था, जिसने आपके लिए गलत नहीं किया, जो तुम्हारे लिए दिल से रोया है ना, मतलब जो इंसान रातों को तुम्हारे लिए रोया है, तुम्हें याद करके रोया है, तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में चाहने के लिए रोया है, सच में तुम्हें नहीं पता वो आंसू जा कहाँ रहे हैं। मतलब हाँ, वो अभी के लिए दिखेगा कि वो इंसान कितनी बुरी कंडीशन में, और तुम तो अपनी जिंदगी में सही हो, तुम आगे बढ़ गए, तुम अपनी लाइफ में बहुत सही हो, बट यू डू नॉट नो कि वो उस इंसान का वो एक एक आंसू काउंट हो रहा है, सच में उसका वो हर आंसू काउंट हो रहा है। ईश्वर के एक्सेप्टेंस का एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। क्या होता है नमित कि ना, जब आप किसी को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जब आप उससे अलग हो जाते हो, बहुत मुश्किल होती है कि किसी और इंसान को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो। True. बहुत मुश्किल होती है। शायद आपका मन नहीं करता कि आप किसी और को प्यार करो, या आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में जाओ, या आप किसी और के साथ एक्सेप्टेंस दो या कुछ, या किसी और के साथ एक वो होता है ना आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है कि आपका सुबह ब्रेकअप हुआ, 1 घंटे बाद आप किसी और के साथ हो, वो जो चल रहा है ट्रेंड, बहुत बेकार चीज है। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि ये प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, मतलब मजाक है ये सिर्फ। एग्जैक्टली बेकार में लोग प्यार को बदनाम करते हैं कि आजकल प्यार बुरा हो गया, प्यार है ही नहीं, ये मजाक है सिर्फ एक। एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ पे आपने सच में अपनी फीलिंग्स को अटैच किया, जब आप सच में किसी को प्यार करते हो, आपका मन ही नहीं करता किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने का, आपका मन ही नहीं करता।
और अगर ऐसी कंडीशन के बाद भी जब आपका मन नहीं करे कि किसी और के साथ जाऊं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहूं, और उसके बाद आप फिर भी सेटिस्फाइड हो, आप फिर भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, आप फिर भी खुश हो, इट मीन्स आप पे ब्लेसिंग है शिव जी की, आप पे ब्लेसिंग है महादेव की। इससे, और जिस इंसान का हाथ अगर शिवजी थाम ले, उसको तो दुनिया की कोई चट्टान नहीं गिरा सकती, उसके आगे तो कोई कुछ नहीं है। वो तो ज़िंदगी में ऐसे छलांगे मारेगा अपनी ज़िंदगी में कि तुम बैठे बैठे देखते रह जाओगे, मुंह खोल के देखते रह जाओगे, तुम बस की नहीं है तुम्हारे उस लेवल तक पहुंचने की। फिर एग्जैक्टली बस वो ये इंसान ना अपने कर्मों को भूल जाता है, वो ये बात भूल जाता है कि जो आज मैं किसी के साथ कर रहा हूँ वो कल मेरे साथ होके ही रहेगा। आज मैं किसी को रुला रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ, तो कोई और आके कल मेरा भी दिल तोड़ के जाएगा, मुझे भी वो धोखा सहना पड़ेगा एक बार के लिए, मुझे भी उस दर्द से गुजरना पड़ेगा जो दर्द मैंने किसी और को दिया है, बिल्कुल सामने दिया है। मैं ना यहाँ पे एक बात बोलूँगी, मेरी ना मदर ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि ना साक्षी, लाइफ की एक सबसे बड़ी सेइंग ये है कि आपके हाथ से, आपके सोच में दूर दूर तक भी किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सामने वाला आपकी वजह से इतनी सी भी तकलीफ में ना आए। इतना प्यार बांटो दुनिया में, इतना लोगों के साथ अच्छा करो, इतनी आप अपना प्यार न्यौछावर करते रहो, किसी के भी साथ बुरा मत करो, फिर ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज तक का अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं दूसरों को, ठीक है, मैं मोटिवेट करती हूँ, दूसरों को समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले बात तो मेरे ऊपर आती है ना कि मैंने अपने लिए क्या किया है। तो मैं अगर अपनी सब कुछ कैलकुलेशन करूँ तो मैं अपना हर एक स्टेप, हर एक मूव बहुत ही सोच समझ के लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ होती है, यार मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ बैड कर्मा अट्रैक्ट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान आके मेरी वजह से परेशान हो या मुझे कोई हाय देके जाए कि यार तूने मेरे साथ बुरा कर दिया। इसलिए मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, चाहे सामने वाले ने मेरे साथ कुछ भी करा हो, लेकिन मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ना मैं कभी करूँगी, और ना मैं अपने मन से किसी को बद्दुआ देती हूँ या कुछ बुरा बोलती हूँ। मैं किसी कुछ नहीं बोलती यार, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कौन है, मेरे साथ वो बैठे हैं, इसलिए मुझे पता है मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। कितनी बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि ना बिल्कुल खड्डे में गिरने वाली कंडीशन थी, और उसी समय पे आपको महसूस होता है कि ऊपर वाला अपना हाथ दे रहा है कि आजा आजा बाहर आजा, अभी तो ज़िंदगी बहुत बाकी है बेटा, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, तेरा बाप बैठा है अभी यहाँ पे, आजा चलते हैं साथ में। वो मोटिवेशन होता है ना जो ईश्वर का, वो आपको ज़िंदगी में हर एक तकलीफ़ पार करवा देता है, वो मोटिवेशन आपको ईश्वर से मिला देता है। इसलिए मैं हर किसी को ये चीज़ समझाती हूँ कि अगर आपको सच में अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है, अगर आप सच में एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हो, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करवाओ, अपने आप को ईश्वर से मिलाओ। जितना आप ईश्वर से मिलोगे, देखना आप बुरे कर्मा करने से बहुत ज़्यादा डरोगे, आप हमेशा अच्छा काम करोगे और हमेशा खुशियाँ बांटोगे दूसरों में, आप हमेशा, कोई गलत काम नहीं होगा आपके हाथ से, और फिर आपका साथ कभी भी शिव जी नहीं छोड़ेंगे, महादेव कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और एक चीज़ है साक्षी, मतलब जो आजकल देखी गई है कि लोगों ने ना अपने रिलेशनशिप्स के अंदर चीटिंग को भी बहुत कॉमन बना लिया है। मतलब चीटिंग इतनी कॉमन चीज़ हो चुकी है आज के वक्त में, इतनी कॉमन, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लोग क्यों चीट कर रहे हैं, किस लिए चीट कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे आऊँगा उस फीलिंग पे, जब एक इंसान ना जिसको आप अपना सब कुछ मानते हो, जिससे आप इतना प्यार करते हो, सब कुछ है, जब आपको ये पता चलता है कि वो इंसान किसी और के साथ था, वो इंसान किसी और के नज़दीक था, किसी ऐसी सिचुएशन में किसी और के साथ था, वो फीलिंग उस वक्त पे आई गेस बेरेबल भी नहीं होती होगी एक इंसान के लिए। फीलिंग नमित, जब आप बहुत प्यार करते हो अपने साथी को, और उस साथी को जब आप रंगे हाथ पकड़े जाते हो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बतानी है, रंगे हाथ पकड़े जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो बिस्तर पे किसी के साथ था। अगर सपोज़ कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस इंसान के मन में ये थॉट आ रहा है कि यार ये तो यार बहुत मस्तबंदी है यार, ये दूसरी जो जा रही है यार, इसको ना सेट कर लेता हूँ, ठीक है 2-3 झूठ बोल दूंगा, सेट कर लेता हूँ, यार एक और गर्लफ्रेंड बन जाएगी, और उस तरफ से यार तेरी तो भाई ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो यार ये तो यार ठीक है यार, 1-2 और हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है,
जब आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ गया ना, चीटिंग तो वहीं से शुरू हो गई थी, पता है। चीट तो आपने उसी पल से, उसी मोमेंट से आपने अपने पार्टनर को करना स्टार्ट कर दिया था कि आपके जहन में कोई और इंसान घुस गया है। बिस्तर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे केस के अंदर जब वो चीटिंग सामने वाला आपका पार्टनर जब वो पकड़ लेता है कि आप किसी से चैट कर रहे हो, क्या चलो मिलते हैं, आई पिक अप यू, मतलब पिक करता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो ऐसे केस के अंदर ना जब आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें दिखती हैं ना, मैं सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि बस आप टूट गए। एकदम से एंग्जाइटी होती है, हार्ट बीट इतनी तेज चलने लगती है, पल्स रेट हाई हो जाती है, शिवरिंग होने लग जाती है, आपका शुगर लेवल गिर जाता है बॉडी के अंदर से, इंसुलिन ड्रॉप हो जाता है, आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यार ये क्या है, घबराहट होने लगती है, लोग स्टैमर करने लगते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता ये सब क्या है, जिस पे पहले तो भरोसा ही नहीं होगा, क्या सच में मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, ये जो दिख रहा है मुझे सही है, ये वही इंसान नहीं, मतलब आप ना मान ही नहीं पाओगे, ये तो मेरी जान है यार, ये तो मतलब मेरा जहान है, मेरा सब कुछ है, ये नहीं लिख सकता किसी और को, ये सब कुछ ये हो ही नहीं सकता। पहले तो आप शायद कुछ टाइम तक तो उस डिनायल में ही रहोगे कि यार ये नहीं हो सकता, नहीं ये सच ही नहीं है, पर जब आपको मानना पड़े, वो आपकी आंखों के सामने हो, आई गेस दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर, मोस्ट पेनफुल। मतलब मेरे को लगता है एक ब्रेकअप का शायद जो सबसे ज्यादा दर्दनाक कोई वर्जन हो सकता है, वो हो सकता है बीइंग चीटेड अपॉन। मतलब ट्रू, कैसे बर्दाश्त करोगे यार, आप जिस इंसान को इतना प्यार करते हो, आप उसको कैसे शेयर करोगे? शेयर तो बहुत दूर है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो थॉट ही आपको इतने वक्त तक हॉन्ट करता रहेगा कि यार जिस इंसान को मैं अपनी दुनिया मान रहा था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ टेक पे रख के बैठा था, सब कुछ था, मतलब जिसके लिए हु वाज माय वर्ल्ड, वो किसी और के साथ ऐसी बातें कर रहा है। आप यार सबसे गंदी चीज बताऊं, आप विजुअलाइज करने लग जाते हो। आपने मैसेज पढ़ा कि शाम को 5 बजे मैं तुम्हें वहीं से पिक करूंगा जहां पे मैंने तुम्हें कल ड्रॉप किया था, एंड वो विजुअल्स बहुत 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 आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन आ जाएगी कि यार ये ऐसे गया होगा, उसने पिक किया होगा, फिर ये लोग यहाँ गए होंगे, ऐसा हुआ होगा, वैसा। यार एंड यू नो व्हाट पेनफुल है कि जो मोमेंट, जो पल वो मेरे साथ जिस तरह से बिताता था, जिस तरह से वो मेरे साथ रहता था, वो बिल्कुल उसी तरीके से अब वो किसी और के साथ रहेगा। वो जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ता था, जिस तरह से मेरी केयर करता था, जिस तरह से मेरे बालों को ऐसे कान के पीछे करता था, मेरा ध्यान रखता था, अब वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से वो किसी और के साथ भी कर रहा होगा। आई गेस ये एक वो पल हो जाता है कि जहाँ पे ना ये विजुअल सबसे ज़्यादा पेनफुल है, नो डाउट। ये जो आपने विजुअल्स वाली बात कही, और ओवर थिंकर्स के साथ ये शायद सबसे ज़्यादा होता है। एक इंसान जो ओवर थिंक करता है ना, उसकी रातें, मतलब मैं ये कहूँगा कितनी और रातें काली हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, जहाँ पे ना पूरी पूरी रात बैठ के ये सोच रहा होगा कि यार वो शख्स, मेरा पार्टनर ने क्या क्या किया होगा, उस इंसान का हाथ पकड़ा होगा, उसके नज़दीक गया होगा, शायद उसे हक किया होगा, मतलब। और पता है, अगर मैं अपनी बात करूँ नमित, ठीक है मैं मॉडर्न वुमन हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर, सब कुछ है, सारी चीज़ समझ में आती है, लेकिन अगर मैं अपनी रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ, मैं तो नहीं शेयर कर सकती यार। मेरे पार्टनर के साथ अगर कोई और लड़की बैठेगी, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगी वो। और शेयर क्या, मेरे को ऐसा लगता है आप सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। आग लग जाएगी इंसान को, मैं दोनों को ही कूट दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं उस लड़की को मारूं, मैं तो उसको भी मारूंगी यार, नहीं बर्दाश्त होगी यार, कैसे शेयर कर ले। और नॉर्मल सी चीज है यार, जब मैं आपको 100% लॉयल्टी दे रही हूँ, जब दुनिया के इतने सारे लड़के छोड़ के अगर मैं सिर्फ आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं बदले में भी तो आपसे ये चीज़ मांगूंगी। और रिलेशनशिप के शुरुआत में अगर मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि मेरे लिए ये नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर है रिलेशनशिप का, उसके बाद अगर आप वो चीज़ करते हो, तो मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या मैं इस चीज़ की आपकी आरती उतारूंगी? फिर नहीं। और पता है, कुछ लोग तो ना, मतलब शायद ना इतना भी नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार वो ना आपसे कुछ, अपने पार्टनर से कुछ कहते हैं उस वक्त पे, ना उसे डांटते हैं ना सुनाते हैं, वो ना बस वो इतना बड़ा सदमा होता है उनके लिए कि उनके पार्टनर ने उन पे चीट किया, कि उनका पार्टनर किसी और के साथ था। बहुत केसेस में पता चलता है कि उनका पार्टनर अपनी एक्स के साथ था या लड़की अपने एक्स के साथ थी। वो शायद उस पेन को लेके बस चले जाते हैं वहाँ से। नमित, पता है एक चीज़ मैं बताऊँगी यहाँ पे
क्या होता है लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है, अगर सच में अगर एक रिलेशनशिप में है, लड़कों के साथ भी होता है इनफैक्ट, जो ऑनेस्ट है ना रिलेशनशिप में, उनके साथ होता है ऐसा। क्या होता है कि जब आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा होता है, आपको ना एक इंट्यूशन होती है, जो आपकी वो इंट्यूशन आएगी ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी, प्लीज उस इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। वो इंट्यूशन 110% सही निकलने वाली है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जो इंट्यूशन होती है ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी, इट मीन्स सच में कोई चीज़ कुछ ना कुछ आगे गड़बड़ होती है। फिर ऐसे केस के अंदर ना आप अपने पार्टनर को समझाना चालू करते हो कि देख अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज़ अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है ना मत कर, देख प्लीज़ मत कर, पता ना चले मेरे को कभी कि ऐसा कुछ हुआ था। हाँ देख मत करियो। और सामने वाला नहीं कर रहा, उसके बाद भी वो करे जा रहा है। ऐसे केस के अंदर जब वो सारी चीज़ें सामने आती है ना, जब आपके सामने वो सारी चीज़ें होती है, यार मैं तो सोचती थी कि इसकी ज़िंदगी की मैं ही सब कुछ हूँ और मैं तो एकदम कचरे में पड़ी हूँ मैं तो एकदम यूं ही फालतू। तो ऐसे केस के अंदर ना फिर आप उससे लड़ते भी नहीं हो यार, इंसान एक्चुअली में शाटर हो जाता है। हाँ, आप उसको कुछ नहीं बोलते हो। अब आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मैं इसको अब क्या ही समझाऊं, अब इसको समझा के भी क्या ही हो जाएगा। अब शायद अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं इसको अब कुछ समझा पाऊँ। जो मेरी भावनाओं को मेरी हरकतों से नहीं समझा कि यार ये मुझसे सच में दिल खोल के प्यार करती है, तो अब मेरी बातों को भी वो क्या समझेगा। तो ऐसे इंसान को मेरे हिसाब से कुछ बोले बिना भी अगर आप जाते हो तो भी ठीक है यार, आपको पता चल ही जाएगा। बट ना लोग ये नहीं समझते कि वो सामने वाले को कितना दर्द दे रहे हैं। मतलब चीटिंग तो मेरे को ऐसा लगता है, तुम नहीं खुश हो अपने पार्टनर के साथ, तुम्हें वैरायटी चाहिए, एक्सप्लोर करना है, कुछ भी करना है, जाके अपने पार्टनर को बोल दो कि नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप चाहिए। आप ब्रेकअप करो, फिर जो करना है करो। नहीं नमित, यहाँ पे भी एक चीज़ गलत है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी है। लोग क्या करते हैं, अगर आपको सामने वाला पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, दे जस्ट स्टार्ट प्रिटेंडिंग, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से रखता हूँ, आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन। लड़के लड़कियाँ दोनों ये चीज़ करते हैं कि अगर उनको सामने वाले को पटाना है तो वो अपना एक अजीब से एक फेरी टेल टाइप की अपनी इमेज दिखाना चालू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गलत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो फेरी टेल इमेज बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। हाँ। अगर आपको जेन्युइन एक रिलेशनशिप चाहिए और अगर आप चाहते हो कि कलेश ना हो, लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशनशिप चले, आप पहले दिन से ही वो दिखाओ जो आप एक्चुअल में हो, कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, तुझे पहले दिन ही बोला था मैंने कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं तो ऐसा ही रहूंगा। उसके बाद अगर सामने वाला ये चीज, मतलब जस्ट बी क्लियर, जैसे भी हो, प्रिटेंड मत करो किसी भी चीज को लेके। हाँ, तो साक्षी इस सब के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर अगर तुम्हें सच में ऐसा कुछ है ना कि तुम्हें दुनिया देखनी है, अब तुम अपने पार्टनर के साथ उतना खुश नहीं फील करते, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यार चीट करने से बेटर है जाओ अपने पार्टनर को बोल दो मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे नहीं कंटिन्यू करना। उसको क्लियर कर दो, मना कर दो नहीं रहना, और फिर जो करना है करो। सबसे ज़्यादा हर्टफुल वो होता है जब तुम अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, और उसकी पीठ के पीछे तुम वो सब चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि जब उसे इस बात का पता चलता है ना, दैट पर्सन ब्रेक्स इनटू अ मिलियन पीसेस। और कुछ लोगों के ना पता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उस वक्त बिखरते हैं तो दिख जाते हैं कि यार ये इंसान अब टूट चुका है, वो रोएंगे, वो हर चीज़ करेंगे, वो दिखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूट जाते हैं पर बाहर से दे आर लुकिंग नॉर्मल, एंड वो और ज़्यादा वर्स्ट है क्योंकि शायद सामने से वो इंसान ना रोए, वो मुस्कुरा दे, पर अंदर ही अंदर वो बाहर से दिखाए मैं नॉर्मल हूँ पर अंदर से वो शैटर हो चुका होता है। और उस पेन को कैरी करना इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग। ट्रू। उसका विश्वास उठ जाता है यार, उसको अब डर लगने लगता है कि यार किसी और के साथ आऊँगा वो भी कहीं ऐसा ना निकल जाए, कहीं मेरा दिल वापस ना टूट जाए। और फिर पता है ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बताऊँ, जब आप किसी को सच में प्यार करते हो नमित, तो आप उतनी शिद्दत से, आप कितनी कोशिश कर लो, उतनी शिद्दत से आप किसी और को तो नहीं प्यार कर पाओगे यार। चीटिंग के बाद तो खास करके नहीं, ऐसे धोखे मिलने के बाद, विश्वास टूटने के बाद या चीट होने के बाद ना इंसान का ना हर किसी से आगे से भरोसा उठ जाता है कि यार अब वो नहीं कर पाता कि आगे पता नहीं मैं
दोबारा एग्जैक्टली जो आपने कहा कि शायद सामने वाला भी मेरे साथ ये करे, सामने वाला भी ऐसे निकले, फिर चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी ऑनेस्ट लोग क्यों ना आ जाएं, कितनी जेन्युइन लोग क्यों ना आए ना, वो डर बना रह जाता है। वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो कंडीशन हो जाती है उसकी। लेकिन मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि ना छोड़ दो यार, क्या ज़रूरी है, आपका मन नहीं है ना, आपने एक तरफ प्यार करके देख लिया, आप मन नहीं है आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने का, छोड़ दो, मत जाओ, इट्स ओके। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको अपनी खुशियों के लिए कोई दूसरा इंसान ही चाहिए कि आपको कोई आके खुश रखे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेइंग मैं लोगों के लिए कहूँगी कि ना, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर योर ओन हैप्पीनेस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ हैप्पीनेस। आप किसी पे क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो कि यार ये इंसान आके भी मुझे खुश करेगा, या कोई और मेरी लाइफ में आएगा आदमी तो वो मुझे खुश करेगा। नहीं, आप अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ ना, आप अपने आप से प्यार करो, आप खुद को खुश रखो। इनफैक्ट आपका मन नहीं करेगा किसी और के साथ जाने का, आप अपने आप में इतने खुश होगे, इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे, और फिर ऊपर वाला है तो से आपका हाथ थामने को, आपके मन से ही शायद वो चीज़ें निकाल दे। बस इसलिए शायद कहते हैं कि प्यार अगर आपको बहुत खुशियाँ देता है ना, तो कभी कभी प्यार बहुत दर्द भी देता है। और प्यार वाला जो दर्द होता है ना, वो बहुत मुश्किल है सहना। एक बार के लिए पता है फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है ना, इंसान कोप अप कर लेता है। एक बार के लिए अपने प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, इंसान कोप अप कर लेता है। सोसाइटी को लेके कोई प्रॉब्लम आती है, इंसान कोप अप कर लेता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कोप अप कर लेता है। पर वो जो दिल कई बार प्यार में टूट जाता है, दुख जाता है ना, उससे कोप अप करना बहुत मुश्किल है। मैं पता है एक बात बताऊँ, अगर आप सच में किसी से अटैच होते हो ना नमित, और फिर आपका अगर ब्रेकअप हो चुका होता है ना, ठीक है अभी तो आप एंजॉय कर रहे हो, अपने मज़े कर रहे हो, दूसरे पार्टनर्स पटा रहे हो, इधर उधर मुंह मार रहे हो, सब चीज़ें सब समझ में आती, ठीक है, इट्स ओके। आगे आने वाले कुछ सालों बाद आपको उसी इंसान की याद आएगी। हाँ, डेफिनेटली आएगी। आपको उस इंसान की सच में याद, आप ठीक है, आप उसको जाके नहीं बोलोगे कभी भी कि यार मेरे को तेरी याद आ रही है, आपको अपने आप उसकी याद आएगी। यार एक लड़की थी यार, बहुत प्यार करती थी मेरे से, यार वो बहुत अच्छी थी यार, मेरे को एकदम कहते ना सर माथे पे बिठा के रखती थी, मेरी सारी बातें मानती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं कहता था कि सुन मेरे लिए ये कर दे तो वो कर देती थी, मैं कहता था यहाँ बैठ जा तो वहाँ बैठ जाती थी, मतलब मेरे को दिल खोल के चाहती थी वो। याद तो आती है डेफिनेटली। एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना आपको सच्चे इंसान को जिसको आपने छोड़ा होता है ना, जो ट्रूली आपकी केयर करता होता है, आपको एक बार रिग्रेट तो ज़रूर होता है कि यार, एक बार नहीं नमित, लाइफ टाइम रिग्रेट होता है वो, लाइफ टाइम रिग्रेट होता है। आप उस इंसान को कभी नहीं भूलते हो, चाहे आप उसके पास वापस नहीं जाते हो, वो आपका पर्सनल आउटलुक है, लेकिन उस इंसान की याद आपको अभी नहीं आ रही तो आगे आने वाले समय में ज़रूर आएगी। और यही उसके सच्चे प्यार का एक आप मान लो आउटकम है कि मैंने क्या खो दिया अपनी ज़िंदगी में। हाँ, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, उसकी एक एक चीज़ याद आएगी, उसकी मुस्कुराहट, कैसे वो बात करती थी, कैसे वो क्या कहती थी, वो क्या बुलाती थी, क्या करती थी, झल्ली सी, और ये सब कुछ आपको याद आएगा। चाहे वो कितनी समझदार औरत थी, कितनी ही पढ़ी लिखी औरत थी, कितनी बोल्ड वुमन थी, लेकिन वो आपके आते ही वो एक तो छोटे बच्चे जैसी हो जाती थी, एकदम बच्चों के जैसे बिहेव करती थी। That's the sign of true love. Yes, वो प्यार करती थी आपसे। कैसे नहीं आएगी आपको उसकी याद, अपने आप आएगी। Very true. तो बस इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि यार कुछ भी करो, बट कभी ना किसी के दिल के साथ मत खेलो यार। That's the worst thing you can do. कभी किसी के दिल के साथ मत खेलो। अगर कोई आपको अपनी फीलिंग्स आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, अपना दिल आपको ला के दे रहा है, तो उसको बहुत संभाल के बहुत प्यार से रखो। बहुत किस्मत वाले हो आपको अगर कोई इतना प्यार करने वाला मिल रहा है, बहुत किस्मत वाले हो आपको भगवान ने ब्लेसिंग दी है। लेकिन अगर आपसे नहीं झेल पा रहा है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उसको नहीं प्यार करते हो, तो उसके मुंह पे बोल दो यार कि यार मैं तेरे से नहीं प्यार कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। शायद वो इंसान ना इस बात को समझेगा और आपकी ना कभी भी उसकी नज़रों में आपकी इज्जत कम नहीं होएगी, आपकी हमेशा इज्जत करेगा। वेरी ट्रू। लेकिन अगर आपने उसको भरोसे में रखा, उसको पागल बनाते रहे, उसके बाद अगर आप उसको चीट करते हो तो यार तकलीफ तो होएगी ना। और बहुत होती है, थोड़ी नहीं बहुत तकलीफ होती है। इसलिए यार कभी भी कुछ भी करो, बट किसी के दिल से मत खेलो। दिल से मत खेलो प्लीज गाइस।
कुछ भी करो बट क्योंकि जो सच में आपसे सच में प्यार करता होगा ना नमित, उसको ना आपके पैसों से फर्क पड़ेगा, ना आपके लुक से फर्क पड़ेगा, ना आपके स्टेटस से फर्क पड़ेगा। फिर चाहे आप एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो या कोई रिनाउंड पर्सनालिटी हो, उसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप कितने ही पैसे वाले हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको सिर्फ आपसे प्यार था। आपके साथ जब वो समय बिताती थी तो उसको सुकून महसूस होता था। आप मैटर करते थे, आपके इर्द गिर्द उसकी पूरी दुनिया घूमती थी, उसकी पूरी दुनिया ही आप थे कि तुमको बस मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ना बस यूँ बैठी रहो, तुम ना मेरे से दूर मत बैठा करो, मेरे पास बैठा करो एकदम चिपक के। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे पकड़ के ऐसे बैठना, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाना, मुझे अच्छा लगता है तुमसे बात करना, तुम्हारे ऐसे बाल छेड़ना, तुम्हारे बाल बनाना, तुम्हारे शर्ट के बटन बंद करना, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें छेड़ना बार बार, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे 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 बार बार टच करना। यही है प्यार, आई गेस यही है हैप्पीनेस। प्यार भी नहीं, मैं कहूँगी छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ। इन छोटे छोटे हम खुशियाँ ढूंढते हैं पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गैजेट्स में, चीज़ों में, एसेट्स में, बट ट्रू हैप्पीनेस ना इंसान की इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में, इन्हीं छोटे छोटे जेस्चर्स में होती है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरी एक हैबिट है, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तो अटैच होती हूँ तो मेरी ना आदत है मैं हर चीज़ पूछना चालू कर देती हूँ। सुनो मैं कर लूँ, सुनो मैं खा लूँ, सुनो मैं जाऊँ, सुनो उसने मेरी आदत है हर चीज़ बताने की। सुनो ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा बताओ मैं क्या करूँ, सुनो ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। मेरी आदत है हर चीज़ पूछने की, बताने की। तो व्हेन अ गर्ल सीरियसली लव्स यू, she used to share each and everything with you. She will definitely do that. Exactly. A guy and a girl both. Definitely. आप इस चीज़ पे कभी भी क्रॉस चेक भी करके देख लेना, मजाल है आपको वो चीज़ गलत मिल जाए। True. दुनिया वाले तो बोलने वाले हैं, वो तो बोलेंगे कि सामने वाला घटिया है और ये है वो है। आप अंधे थोड़ी थे, आपको खुद को भी तो दिख रहा था। आपने करा ना हजारों बार क्रॉस चेक, आज तक कभी कुछ गलत मिला? कुछ नहीं मिला ना। तो फिर प्यार करती ना आपसे, आपको धोखा कभी नहीं देगी। जो इंसान आपको सच में प्यार करता है ना, वो आपको कभी भी चीट नहीं करेगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। और अगर इंसान ने आपको चीट किया है तो ऐसे केस के अंदर चलो ठीक है, अगर कई बार, अब इसमें ना दो चीज़ें होती है। कई बार क्या होता है कि ना लोग गलती कर जाते हैं, चलो गलती से हो गया, मेरे को नहीं लगता साक्षी। नहीं, कई बार होती है गलतियां। देखो, चीटिंग कैन नेवर बी अ मिस्टेक। यहाँ पे आई हैव टू डिसएग्री। चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, एंड चीटिंग इज 100% बिग लाउड वर्ड्स अ चॉइस। आपने अगर एक बार भी अपने पार्टनर के अलावा किसी और के आप नज़दीक गए, चाहे मैं कहता हूँ आप कितने ही वीक मोमेंट में क्यों ना हो, आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, उस वक्त पे अकेले क्यों ना हो, गुस्से में क्यों ना हो, फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो, इमोशनल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। ट्रू। एक बार, 2 बार, 100 बार, इज ऑलवेज अ चॉइस। तो लोग जब कई बार आके कहते हैं ना कि यार आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, नहीं यार वो गलती नहीं, वो चॉइस थी। तुम्हारे दिमाग में उस वक्त ये बात आई थी कि मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, एंड आई हैव अ पार्टनर, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ हस्बैंड सिटिंग बैक शोइंग ट्रस्ट ऑन मी, और मैं उस सब को पीछे छोड़ के किसी और के नज़दीक जा रहा हूँ, चाहे इतना सही, चाहे एक किस के लिए सही, किसी भी चीज़ के लिए सही। That is cheating. नॉर्मल से, and that is a choice. एक चीज़ सोचो तुम, सपोज कि आपका पार्टनर आपको बोलता है कि यार मैं ना अभी ऑफिस में बहुत सारा काम है यार, मैं ना बाद में बात करता हूँ, हम फुली ऑक्यूपाइड, या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोजेक्ट जाना है, या एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ करनी है, आज मेरा सैलरी डे है, हाईली ऑक्यूपाइड। आपने तो मन में ये चीज़ मानी कि यार बेचारा काम कर रहा है, उसको काम करने देते, तो परेशान नहीं करती। एक्चुअली वो किसी और लड़की के साथ होता है अपने ऑफिस के कैबिन में, एंड दे वर मेकिंग आउट ऑफ समथिंग, एनीथिंग। सोच के देखो कि यार भरोसा तोड़ा ना आपने। मैं वही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि यार अगर आपका पार्टनर आप पे भरोसा कर रहा है और आप थोड़ा सा भी उसको वायलेट कर रहे हो ना, थोड़ा सा भी अपनी उस बाउंड्री से बाहर जा रहे हो, क्लियरली चीटिंग एंड अ चॉइस व्हिच यू मेड. True. You knew what you were doing and you made this choice that is
exactly कि you deliberately cheated on that person. That was an intent. True. It can never be Once a unintentional. cheater is always a cheater. आप उस इंसान को माफ करके भी देख लो, वो कुछ टाइम बाद आपको दोबारा चीट करेगा. 100% कंफर्म, क्योंकि उसको चस्का है. उस इंसान को औरतों का और आदमियों का चस्का है, तो वो मुंह मारेगा ही मारेगा. आप उसको कितनी बार रोक लोगे कि यार मुंह मत मार, कितनी बार रुक जाएगा वो? एक बार, 2 बार. और लोग उसकी चाहत है ना मुंह मारने की, इसलिए वो मुंह मारेगा, इसलिए वो करेगा ही करेगा. और लोग अक्सर ये बात बोलते हैं चीटिंग के बाद ना कि यार आई एम सो सॉरी, इट वाज जस्ट वन टाइम, गलती से हो गया, जिंदगी में कभी नहीं होगा. नहीं यार, वो तुम्हारी उस वक्त पे चॉइस थी. और अगर एक बार तुम्हारे एथिक्स तुम्हें अलाउ कर सकते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट एथिक्स. अगर एक बार तुम्हारे एथिक्स तुम्हें अलाउ कर सकते हैं कि ओके फाइन, मेक आउट विद समवन एल्स डिस्पाइट यू हैव अ वाइफ और अ गर्लफ्रेंड और अ हस्बैंड और अ बॉयफ्रेंड, अगर एक बार तुम्हारे एथिक्स ने अलाउ कर दिया, वो कभी भी कर देंगे. और एथिक्स एंड योर मॉरल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो तुम्हें रोक के रखें दैट नहीं, आई हैव टू स्टिक टू वन पर्सन. अगर वो एक बार अलाउ कर सकते हैं, वो कितनी बार अलाउ कर सकते हैं. मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ऐसे ही सिचुएशन के अंदर अगर मैं बात करूं, जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होती हूँ, आई लिटरली ट्रस्ट दैट पर्सन. उसने अगर मुझे बोल दिया ना कि साक्षी दिन के 2 बजे रात हो रही है, मैं मान लूँगी कि हाँ भाई, हाँ रात हो रही है. उसने मुझे बोला कि ये कुत्ता नहीं शेर है, हाँ भाई शेर है, इसने बोला. मेरे लिए वो जो बोले, वो जहान है, वो जहाँ है, वो सही है. अगर उसने बोला कि साक्षी मैं इस टाइम पे घर पे बैठा हूँ, तो मैं मान लूंगी कि हाँ भाई वो घर पे बैठा है. मैं उसकी कभी आर्ग्यू नहीं करूंगी, मैं उसको कभी परेशान नहीं करूंगी. मैं उसके साथ जैसा वो बोले बस वो सही है. अगर उसने मुझे बोला साक्षी मैं तुमसे 5 घंटे बात नहीं कर सकता, तो मैं उसको 5 घंटे कोई कॉल मैसेज नहीं करूंगी. मैं उसको बोलूंगी हाँ ठीक है, मैं उससे लड़ूंगी भी नहीं. 5 घंटे बाद उसका कॉल आएगा तो मैं उससे बात करूंगी. हाँ बताओ, तुमने मना किया था 5 घंटे तुम बात नहीं कर पाओगे, बिजी थे. अच्छा तुम बिजी थे, काम कर रहे थे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, आंख बंद करके, क्योंकि ये मेरा नेचर है. क्योंकि मैं अपने कर्म खराब नहीं करती. मुझे एक इंसान मिला है और मेरा कर्म क्या है कि मैं उसको बहुत अच्छे से रखूं, मैं अपनी उसको पॉजिटिव वाइब्स दूं उस रिलेशनशिप को, और मैं अपने दिमाग में कुछ भी कचरा नहीं लेके आऊं, और मैं उसको बहुत ज़्यादा डिवोटेड होके प्यार करूं. इसलिए वो जो मुझे बोल दे मेरे लिए तो बस वो ही पत्थर की लकीर. इसने बोल दिया ना ये इंसान खराब है, तो इसका मतलब वो इंसान खराब है. इसने बोला ये इंसान अच्छा है, तो वो इंसान अच्छा है. जो वो बोले वो बिल्कुल सही. लेकिन उसके बाद अगर मैंने उसको चीट करते हुए पकड़ लिया, तो फिर ऐसे केस के अंदर मैं उस पर पैनी नजर रखती हूँ. फिर ले मेरा रूप वो नहीं, मैं उस पर इतना भयंकर क्रॉस चेक मारती हूँ, इतना भयंकर क्रॉस चेक मारती हूँ कि उसके साथ पूछते भी नहीं सोच सकती कि एक औरत इतना दिमाग लगा भी सकती है क्या. और एक्चुअली में मेरे को ऐसा लगता है जब कोई बहुत ही शक्की इंसान होता है ना, कोई बहुत ही डबल क्रॉस हर चीज़ चेक करता है, हर चीज़ डबल चेक करेगा, हर चीज़ किसी की आदत होती है क्रॉस चेक करने की, बार बार पूछने की, ये करने मैं करती हूँ. जब मैं एक बार जब चीट करते हुए अपने पार्टनर को, मैं अगर सपोज मैंने पकड़ लिया उसको, उसके बाद तो मैं भयंकर क्रॉस चेक करती हूँ. उसके बाद तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ. तब तो मैं एक एक चीज़ पता करती हूँ कि भाई क्या है, प्रूफ दो और सारी चीज़ें. क्योंकि मुझे पता है ना, इसने मुझे एक बार धोखा दिया ना, आई एम 110% कन्फर्म ये मुझे दोबारा धोखा देगा. लेकिन मैं उसके दोबारा धोखा लेने के लिए लंबे समय तक का इंतजार थोड़ी करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो आदत अनुसार ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में जाके वो दोबारा मुंह मारेगा ही मारेगा. इसीलिए फिर मेरे को लगता है ना, वो दूसरा चांस देना ही क्यों, मेरे को नहीं लगता वो वैलिड एक वो है. वो आपका, मुझे लगता है एक पर्सनल चॉइस होती है. कई बार ना आप प्यार में इतने कमजोर हो गए होते हो, हाँ, इतना प्यार करते हो सामने वाले को कि आपका मन कहता है कि यार मेरा ही तो यार, चल कोई बात. बस यही है, यही एक इकलौता रीजन ये है कि लोग चीटिंग के बाद भी किसी को दूसरा चांस दे देते हैं. वो इतना ही है कि यार वो प्यार इतना ज्यादा है ना उसके लिए, वो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. इसने चाहे चीट किया तो किया, पर मैं इसके बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकती. कोई बात नहीं, कर लिया. मेरे लिए तो ना, मैं चीटिंग बर्दाश्त ही नहीं होती है. मैं चीटिंग टॉलरेट नहीं कर सकती. मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर है ये रिलेशनशिप का. क्योंकि जब मैं किसी के साथ, एक तो पहली बात है कि मैं बहुत ही रेयर किसी के साथ कोई बॉन्ड अपना क्रिएट करती हूँ, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंड हो या कोई भी हो. मतलब मेरे से इतनी जल्दी मैं किसी के क्लोज नहीं आती हूँ. और अगर मैं किसी के साथ क्लोज हूँ तो इट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा गिवर हूँ, मैं 100% डिवोटेड हूँ.
लेकिन उसके बाद अगर सामने वाले को उस चीज़ की कदर नहीं है, अगर सामने वाला फिर मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है, मेरे को चीट करता है, तो ऐसे केस के अंदर फिर तो भाई फिर मेरे लिए वो नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर है, मैं तो नहीं रह सकती, फिर होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए, नो डाउट ऐसा ही होना चाहिए। मैं नहीं रह पाऊंगी। मतलब आप खुद ये चीज़ सोचो कि यार आपको ऑलरेडी एक परफेक्ट पर्सन मिला हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है मैं एक रिलेशनशिप के अंदर एकदम परफेक्ट पर्सन हूँ, मैं जानती हूँ। अगर मैं ठीक है, आप हो सकता है आप इस चीज़ को ये कहें कि मैं अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली जितना एज अ रिलेशनशिप एडवाइज़र मैं अपने आप को जानती हूँ, तो मैं तो एकदम आइडियल परफेक्ट पार्टनर हूँ। और शायद फिर सामने वाले को लगता है मैं डिजर्व भी सेम ही करता हूँ, और वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो मुझे अगर पार्टनर चाहिए तो मुझे भी तो वैसा ही चाहिए ना यार। जब आप मेरे से सारी चीज़ें तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम साक्षी कहीं नहीं जाओगी, किसी और आदमी से बात नहीं करोगी, किसी और को डेट नहीं करोगी, तुम मुंह नहीं मारोगी, इससे नहीं मिलोगी, उससे नहीं मिलोगी, तुमने तो मेरे ऊपर 50,000 चीज़ें वो कर दी है, कहाँ हो, किसके साथ हो, वीडियो कॉल करो, दिखाओ इधर उधर, ये वो किससे बात कर रहे हो, फलाना सब चीज़ें, तुम्हारा फ़ोन दिखाओ, तुम्हारी कॉल हिस्ट्री दिखाओ, मैसेजेस दिखाओ, तुमने सारी की सारी चीज़ें तो मेरे ऊपर अप्लाई कर दी, और खुद क्या कर रहे हो? मैं क्यों टॉलरेट करूँ ये सारी चीजें? तुम जैसा मुझसे मांग रहे हो बदले में दो भी तो वैसे ही रहो ना, जैसे तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वैसे रहूं, तो तुम भी मेरे साथ वैसे रहो। मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट मानती हूँ, तो ऐसे केस के अंदर मेरे को पार्टनर भी तो बिल्कुल बेस्ट चाहिए। मैं अपने पार्टनर के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी? और मेरे केस के अंदर अगर मैं पार्टनर सिलेक्शन की बात करती हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो लोग एक्चुअल में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट ऑप्ट फॉर अ पर्सन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स। आप हमेशा एक ऐसा इंसान चूज करो, ठीक है लुक्स हैं, अच्छी बात है, लुक्स चाहिए होते हैं, लेकिन उस इंसान की सीरत, उस इंसान की समझ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीरत कहीं ना कहीं हमेशा सूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। देखो ये सबका अपना पर्सनल एस्पेक्ट है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ पसंद आती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ पसंद आती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जनरली ऐसे आदमी पसंद आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करा होता है अपने दम पे, सेल्फ मेड, जो अपने बाप के पैसों पे जिंदा नहीं है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ हासिल करा है, जो बहुत मेहनती हैं। फिर वो चाहे इंसान कैसा भी दिखता हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो इंसान कितना ही पैसे वाला हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो सेल्फ मेड होना चाहिए। क्योंकि ऐसा इंसान ना ज़मीन से जुड़ा होता है, ऐसे इंसान को पता होता है, ऐसे इंसान को हर एक चीज़ की कदर होती है। तो मेरे को वो इंसान पसंद है जिसके लिए, जो मेरी कदर करे, उसके लिए मैं वैल्यू करूँ, तो मुझे ऐसा इंसान पसंद है। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने लिए पार्टनर चूज़ करो तो उसकी सूरत, उसकी सीरत बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो सीरत से भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छा नेकदिल इंसान होना चाहिए। और अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो इट मीन्स वो एक अच्छा पार्टनर भी नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सारी बातें हमने करी आज फिर से एक बार, इतनी डीप कॉन्वर्सेशन है यार। वी ऑलवेज, आई लव दिस, ऑनेस्टली आई लव दिस पार्ट जहाँ पे हम इतनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ इतनी रियल कॉन्वर्सेशन एंड समथिंग कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट। आई रियली लव दिस। और इसमें फिर ऐसा लगता है अभी हम कितनी और चीज़ें कवर कर सकते हैं, पर फिर एक टाइम लिमिटेड है कि यार हमें इस एपिसोड को इतनी देर में वाइंड अप करना है। बट as I always say that, एक यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, लोगों को एक कुछ एडवाइस देना चाहूँगी मैं। प्लीज गाइस, सबसे पहली बात कि ना, डोंट जंप इनटू अ रिलेशनशिप सो इजीली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। स्पेसिफिकली जब आपका ब्रेकअप हुआ हो तो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जस्ट डोंट जंप ओवर इट, इतनी जल्दी नहीं। एक बार आपने धोखा खा लिया, जस्ट बी सो वाइज इन चूजिंग योर दोबारा आपके साथ कभी ऐसा ना हो कुछ। एग्जैक्टली। तो जब आप अपना पार्टनर चूज करो, बहुत ज़्यादा समझ होनी चाहिए आपके अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपको कोई प्यार करने वाला इंसान मिला है ना, और अगर आपको लगता है कि आप सच में निभा सकते हो उसके साथ, और आप सच में हर जगह मुंह मारना बंद करके उस इंसान के लिए डेडिकेटेड हो सकते हो, तो ही उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आओ, वरना उसको पहले दिन ही मना कर दो कि भाई मेरी औकात नहीं है भैया तुझे रखने की, तू हीरा है मैं कचरा हूँ, मैं नहीं रख सकता तेरे को, मुंह पे बोल दो, लेकिन उसको सीरियस करके मत छोड़ो। ये दूसरी एडवाइस। तीसरी चीज़ ये, अपने रिलेशनशिप को ना ब्लेस करना चालू करो।
अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसको प्यार करो, उसको ब्लेस करो. जब आप अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को पॉजिटिवली ब्लेस करते हो, आपका रिश्ता पनपता है. उसके बाद अगर चीज़ें खराब होती हैं, इट मीन्स वो आपकी गलती की वजह से खराब नहीं हुई. तो ऐसे केस के अंदर ईश्वर आपको कभी भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे. ईश्वर हमेशा, चाहे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, ईश्वर आपका हमेशा साथ देंगे. इस रूप में नहीं तो उस रूप में, लेकिन ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे. शिव जी आपका साथ नहीं छोड़ते कभी भी. बस ट्रस्ट करो, अपने कर्मों पे बिलीव करो, गलत काम मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ कि आपकी वजह से किसी की भी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए. अगर आया तो आप धिक्कार है आप पे इंसान होने पे. वेरी वाइज एडवाइस आई वुड से, वेरी वाइज. थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच एक और इतने अमेजिंग एपिसोड के लिए, एक और इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए. मैं ये कहूँगा जो कॉन्वर्सेशन हमारी होती है हर बार, थैंक यू सो मच फॉर दैट. होपफुली लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा इस सब से. लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और बहुत सारी चीज़ों से रिलेट किया होगा. अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सुन के बहुत रिलेटेबल लगा होगा लोगों को. आई रियली होप दिस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो. होपफुली जल्दी दोबारा एक बार फिर बैठेंगे और बात करेंगे ऐसे ही कुछ इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में. बट तब तक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू नमित, इतना सारा प्यार देने के लिए. थैंक यू नमित, इतनी सारी डीप कॉन्वर्सेशन जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए. शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हमारा पॉडकास्ट देख के अपने रिश्ते को सच में बचाया होगा. ट्रू. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका रिश्ता सच में बचा होगा ट्रू टूटने से. ऐसे बहुत सारे दिल होंगे जो जुड़े होंगे, टूटे नहीं होंगे. वेरी ट्रू. तो I think you are literally doing a good thing for the society. Thank you. And thank you so much for this. Thank you so much. Thank you. So guys, thanks for watching and I hope आपको हमारी आज की ये conversation भी बहुत relatable लगे और बहुत heart touching लगे. Thank you so much for watching all. Thank you so much Sakshi. Thank you all. Namit. Thank you.